जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो 10th क्लास का जो हमारा दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका भाग 2, यानी कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात का भाग 2। भाग 1 में हम लोगों ने आधा जान चुका था, तो इसमें कुछ कुछ बचे हुए थे, तो आज हम लोग इसको पूरा क्लियर इसमें करेंगे। तो इसमें कुछ कुछ छोटे थे, जैसे कि दुर्लभ जाति, स्थानीय जाति, लुप्त जाति वगैरह जो भी है, इसमें आज हम लोग समझेंगे। तो ध्यान देंगे कि दुर्लभ जाति क्या होता है। दुर्लभ जाति वे जातियां होती हैं जिसकी संख्या बहुत कम है, मतलब रेयर केस में पाए जाते हैं, या सुभेद्य है। सुभेद्य जाति जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था, तो या तो ये संख्या बहुत कम है या सुभेद्य है। ऐसी जाति को क्या कहेंगे? दुर्लभ जाति। और यदि इसको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां को यदि परिवर्तित नहीं किया गया तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जाति के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे? तो उसमें आपका आगे क्या? राजस्थानी लोमड़ी, हिमालय के भूरे भालू इत्यादि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि जिसकी संख्या बहुत कम है। तो ये समझ में आ गया। अब अगला आते हैं हम लोग स्थानिक जाति क्या होता है। तो स्थानिक जाति ये अपने नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। स्थानिक यानी किसी स्थान पर, या भौगोलिक हो या प्राकृतिक सीमाओं के अलग, किसी विशेष स्थान पर पाया जाता हो। हर जगह नहीं पाया जाएगा, किसी विशेष स्थान पर पाया जाता हो। वैसे जाति किसके अंतर्गत आएंगे? स्थानिक जाति के अंतर्गत। उसमें आपका हो गया अंडमानी टील, जंगली सुअर, निकोबारी कबूतर, अरुणाचल के मिथुन। ये सब जो क्या है, हर जगह नहीं पाया जाता है, किसी विशेष स्थान पे पाए जाते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं लुप्त जाति। लुप्त भी अपने नाम से स्पष्ट है। लुप्त माने खत्म हो गया, अब नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये वे जातियां हैं जो जहां रहते थे वहां पे खोजा गया, कई देश में खोजा गया, विदेश में खोजा गया, मान लीजिए तो पूरी पृथ्वी पर खोजा गया, तो इनकी संख्या क्या हुआ? ना के बराबर मिला, मतलब है ही नहीं, खत्म हो गया। वैसी जाति क्या चीज में आएंगे? लुप्त जाति की श्रेणी में आएंगे, जिसमें आपका उदाहरण हो गया एशियाई चीता, जो कि आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने मंगाए थे चीता को। तो ये चीता क्या थे कि बहुत ही पहले भारत में 1952 में ही से लुप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि 20वीं सदी जो है, उस समय ये एशिया और क्या कहते हैं अफ्रीका तक, दूर दूर तक फैले हुए थे, बहुत अच्छे खासे थे ये लोग, इसकी मात्रा थी। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे इसकी ह्रास होना शुरू हो गया, ये लुप्त होने लगे, विलुप्त होने लगे, समाप्त हो गए। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। दोषी था तेंदुआ। दरअसल तेंदुआ और चीता दोनों एक ही तरह लगते हैं, तो तेंदुआ गलती करता था और सजा भुगतना पड़ता था चीता को। तो उसके कारण उसका शिकार होता जाता था। तेंदुआ मतलब चीता को पहचानने का नियम क्या है? दोनों आंख जो है यहाँ पे आंसू की तरह बाहर रहेगा, काला टाइप का, यहाँ पे ऐसे धार बाहर रहेगा, काला टाइप का यहाँ से दोनों तरफ से, और पूरे शरीर में धब्बा जैसे रहता है वैसे रहता है। तो ये पहचानने का ये है कि चीता का पहचान लीजिएगा, ऐसे यहाँ पे बाहर रहेगा। अभी देखे होंगे हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी मंगाए थे। तो क्या हो गया, ये जाति बहुत पहले यहाँ भारत में 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिया गया। इसकी खासियत क्या थी कि 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती थी, जो कि सभी प्राणी में सबसे तेज भागने वाली और फुर्तीली जानवर थी। हालांकि ये चीज कोई ये सही नहीं बता सकता है कि अब तक कितने जातियां लुप्त हो चुकी हैं या कितने वनस्पति लुप्त हो चुके हैं।
ये तो हम लोग का अभी ध्यान केंद्रित हुआ बड़े बड़े जीव या बड़े बड़े प्राणी वनस्पति पर ध्यान केंद्रित हुआ है कि ये सब लुप्त हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इस निष्कर्ष पे आए हैं कि लुप्त हो रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि वैसे बड़े जीव को हम लोग अभी ध्यान केंद्रित किए हैं तो ये सब देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे आपके पौधे हो गए, छोटे छोटे कीट हो गए, ये सब भी क्या आपका बहुत मायने रखता है। ये सब कितने लुप्त हो चुके हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सही अनुमान नहीं बता सकता है। और दूसरा में गुलाबी सिर वाला बतख, पूरा यहाँ से गर्दन से लेकर के पूरा उसका सर जो क्या था, पिंक कलर का था, तो ये भी लुप्त हो चुका है। ये अंतिम बार मसूरी में 1867 ईस्वी में देखा गया था, अंतिम बार। या नोट एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, अंतिम बार कहाँ देखा गया था, तो मसूरी के 1867 ईस्वी में ये देखा गया था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक, लुप्त होते वन। तो भारत में लगभग कितना 6,37,293 वर्ग किलोमीटर जमीन जो हम लोग का है वो वन का है, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का हमारा 19.39% हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें क्या सघन वन इसमें है 11.48%, खुला वन है 7.76% और मैंग्रोव वन 0.15%। ये क्या है हमारा वन है। अब इसमें है कि SFR, SFR का मतलब क्या होगा, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते। ठीक है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो SFR 1999 के अनुसार 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में 10,098 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसमें यह है कि देखिए कृत्रिम वन या वृक्षारोपण से कारण ये सब वन क्या है बढ़ा है, तो इसमें सही अनुमान लगाना ये नहीं है कि अब तक कितने वनों का ह्रास हो चुका है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है कि प्राकृतिक वन जो अपने से हुआ और जो वृक्षारोपण से हम लोगों ने किया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सही अनुमान लगाना कि अब तक कितने वन का ह्रास हो चुका है ये नहीं है संभव। तो यहां तक समझ में आ गया। अब अगला है भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर जमीन क्या है खेती के लिए सिकुड़ा है। ये वैसे उपनिवेश काल से ही चला आ रहा है। रेलवे पटरी बिछाना हो, सड़क बिछाना हो, खनन करना हो या व्यापार करना हो, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसको मतलब वन की नष्ट होने का, वन सिकुड़ने का। तो आज़ादी के बाद जब से हम लोग की आज़ादी मिली है तब से 26,200 वर्ग किलोमीटर क्या है हम लोगों का कृषि के लिए ये भूमि सिकुड़ी है, तब्दील कर दिया गया है वन से काट करके। इसमें आपका विशेषकर मध्य और पूर्वोत्तर में भारत में झूम खेती यानी श्लेष और वर्ण की खेती के कारण जो है वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत, ये समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अगला है 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वनों की सफाई की गई है, जो कि अभी रेगुलर चल रहा है। 1952 से अभी तक वो चल ही रहा है। अब जो है कि मध्य प्रदेश के
नर्मदा सागर की परियोजना के पूर्ण हो जाने से क्या होगा, 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक वन क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा, यानी डूब जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या है कि देखेंगे कि बहुत सारे खनन के कारण भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। तो इसमें क्या है कि देखिए, स्थानिक जो जाति रह रहे हैं, जो प्राणी रह रहा है स्थान में, तो उनका घर भी नष्ट हुआ है। अब बोलेंगे कैसे, जैसे इसमें आपका भारतीय हाथी हो गया, बीच में आने जाने वाला रास्ता है, बीच में बड़ा सा एक खाई बना दिया गया, खनन कर दिया गया, तो क्या हुआ, वहां से आपका आने जाने का रास्ता जो है सो रुक गया, बंद हो गया। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि स्थानीय जाति को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, इसमें आवागमन का रास्ता खत्म हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया। अब क्या है, पश्चिम बंगाल के डोलामाइट जो खनन के कारण ये है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है सो बहुत गहरे खतरे में है। खनन के कारण ये जो है सो बक्सा रिजर्व जो है बहुत खतरा में। अब जानेंगे कि बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, वन के अधिकारी बोल सकते हैं या ज्ञानी बोल सकते हैं, वो लोग का मानना है कि जो हम लोग का 2 कारण बताते हैं। वे लोग कहते हैं कि अधिक चालक गाह के कारण ये वन का ह्रास हुआ है, ईंधन के प्रयोग के लिए जो है सो वनों की कटाई हुई है। तो ये भी सही ये नहीं है, क्योंकि यदि ईंधन के लिए आदमी को प्रयोग करेगा तो पूरा पेड़ थोड़ी नहीं काट देगा। उसके लिए क्या है, पेड़ के टहनियों को काटेगा। ईंधन के लिए प्रयोग करना है, उसको थोड़ी नहीं ये कुछ करना है। तो पेड़ की टहनियां काट करके ईंधन का प्रयोग लाया जा सकता है। तो ये सही कारण नहीं है इन लोगों का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं वनों का ह्रास होने का। जैसे देखेंगे कि 5% अमीर लोग जो हैं वे गरीब लोगों की अपेक्षा 25% पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये अधिकतम देखा जा सकता है, जिसमें विकासशील देशों में देखा जा सकता है। तो ये जो 5% अमीर लोग हैं, ये क्या है, 25% अधिक करते हैं गरीब लोगों की तुलना में। और ये 5% को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पर्यावरण रहे भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। क्या देखिए, हम लोग प्रकृति को संसाधन समझ चुके हैं हम लोग, और प्रकृति बिना हम लोगों को कुछ होगा भी नहीं। स्वार्थवश हम लोग क्या है, सब पूरा नष्ट किए जा रहे हैं, जो हटा रहे हैं सो हटा रहे हैं। जैसे आपका ये फर्नीचर बनाना हो गया, रेलवे पटरी बिछाना हो गया, रबर हो गया, यानी जो भी हम लोग संसाधन जुटाते हैं क्या है, प्रकृति से ही जुटाते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ ह्रास कर रहे हैं, उसका ये लगा नहीं रहे हैं। जैसे कि पेड़, यदि 1 पेड़ काट रहे हो तो 2 पेड़ लगाने का भी क्षमता रखो, 10 पेड़ लगाने का क्षमता रखो, तब काटो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कटाई कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हानि ही होगा हम लोगों को। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हिमालय के यव, ये एक सदाबहार वृक्ष है यव। इसमें क्या है कि टेक्सोल नामक का रसायन इससे निकाला जाता है, जो कि कैंसर की बीमारियों में काम आता है, ठीक है। ये भी क्या है कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों में लगभग सब जगह पाए जाते हैं। लेकिन क्या है, इसकी बहुत तेजी से कटाई हो रही है। बहुत तेजी से कटाई होने के कारण ये भी आपका संकट में है,
ये भी खतरे में है, इस वृक्ष का भी। तो कुल मिलाकर के हम लोग इस पूरे चैप्टर में जाने, टॉपिक में जाने कि पर्यावरण का, वनों का या प्राणियों का बहुत खतरा है या लुप्त हो चुके हैं। इसका दुष्प्रभाव भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे कि पेड़ नहीं है, जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मरुस्थल बनेगा, बाढ़ का समस्या आ रहा है। ऐसे बहुत सारे कई ऐसे समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ये भी हम लोग क्या है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ये नुकसान करेगा। हम लोगों को ये सब जानने का, पढ़ने का मकसद यही है कि हम लोग सही प्रकार से जाने और पर्यावरण को के साथ जुड़ें और उसको नष्ट ना करें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, आज क्लियर हो गया। तो आशा करते हैं कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और यदि कोई दिक्कत होगा या कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसको फिर से बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि मिलेंगे अगले टॉपिक, और यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, या और हमें सजेशन दीजिएगा कि भाई आपका यहाँ पे मिस्टेक है, आप यहाँ पे सुधार कीजिए, तो हम उसको सुधारने का भी कोशिश करेंगे। आपका सजेशन हमारे लिए सर्वमान्य है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? तो अगला टॉपिक में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, यदि आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।